नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 17 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा। एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उसका परिचय अपने मित्र से करवाया। प्रो अहमद विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए वैज्ञानिक। बच्चे खेलने लगे और प्रो अहमद एक बेंच पर बैठ गए और वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उन्हें के इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इसके शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या को नौकरी पाने के लिए एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है कि जितना हमारे फेफड़े, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल संशोधन तंत्रों के रूप में कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद ने समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे और प्रोफेसर अहमद ने वन में जाने का निश्चय किया। चलिए, वन भ्रमण। रविवार में प्रातः बच्चे चाकू, हेडलेस, छड़ी, नोटबुक आदि लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें के पास गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा है। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उनकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर बच्चों को शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी भी हो सकती है। फिर टीबू उन्हें वन की ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देखा जा सके। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भी भूमि के ऊपर हरा भरा आवरण सा बना दिखाई दिया। यद्यपि देखिए, इस तरीके का आवरण उन्होंने वहाँ पर पाया। देखिए, ये वन्य प्राणी है। समान रूप से हरा नहीं था। वहाँ का वातावरण शांत था, ठंडी थी, हवा चल रही थी। बच्चे तरोताज़ा और बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। नीचे आते समय बच्चे पक्षियों की चलचलाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं को कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनते उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थितियों के कारण कुछ बंदर वृक्षों की ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए, जिनसे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनियाँ, चेतावनियाँ देते रहते हैं, ये टीबू ने उनको बताया था। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि गौर से, गिद्धड़ से ही हाथी जंतु वन में अधिक संघन क्षेत्रों में रहते थे। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया और वन के अधिक संघन क्षेत्रों में नहीं, उन्होंने बताया कि और बताते हुए कहा
कि यहाँ पर अधिक संघर्ष क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। बूजोर पहली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। अब वह स्वयं देख रहे हैं कि वन किस प्रकार के होते हैं। पेड़ पादप आवास प्रदान करते हैं। देखिए, इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। टीबू ने साल, टीक, सेमर, शीशम, नीम, पालश, अंजीर, खेर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएँ, आरोही लताएँ भी लिपटी हुई होती है। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई देता है और वन के अंदर काफ़ी अंधकार रहता है। क्रियाकलाप 17.1 अपने अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखिए और सूची बनाएं कि सामग्री कौन कौन सी है, वनों से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सूची बनाकर लिखना है। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताते हुए कहा कि वृक्ष में पर्याप्त बीज उत्पन्न किए जाते हैं। भूमि पर अंकुरण, नवोद्भिद और पौधे में विकसित होने वाले अनुकूलन परिस्थितियां प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ वृक्षों में वृद्धि हो जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखाएँ भाग तने से ऊपर उठा हुआ होता है और शिखर कहलाता है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने के लिए कहा कि वन ऊंचे की शाखाएँ किस प्रकार से कम ऊंचाई वृक्ष की है। चलिए, तो ऐसे वृक्ष को हम वितान कहलाते हैं। अब क्रियाकलाप 17.2 पादपों से प्राप्त होने वाले तालिका 17.1 में हमें यहाँ पर उन्हें जोड़ना है। चलिए, अब यहाँ पे अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए और वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए और इस कार्य में अपने बुजुर्गों, अध्यापक अथवा पुस्तक की आप सहायता ले सकते हैं। लंबाई, आकार, पुष्प, फल किस तरीके का दिखाई देता है, इस तरीके से हमें जानना है। परस्पर विभिन्न प्रकार के, जैसे कि उनकी ऊंचाई कितनी है, विशाल है, झाड़ियाँ हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको वृक्ष बताए गए हैं। चलिए, अब आपको वहाँ पे ये भी जानना है कि वहाँ की जलवायु कितनी है, विभिन्नता कितनी दिखाई दे रही है। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्प पर वहाँ मंडराने वाली खुशबू तितलियों को देखने के लिए पर्याप्त है और वृक्षों को, वृक्ष की छाल, पौधे एवं वन की भूमि सड़ गल रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। अब छोटे छोटे जानवर जैसे कि कीट, मकड़ी भी दिखाई देते हैं। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाना आरंभ कर दिया। वन भूमि की सतह पर गहरे रंग के दिखाई देते हैं। वह सूखी और शैवाल पत्तियों वाली होती है और बीजों टहनियाँ जैसे छोटे शाखों से ढकी होती है ना, इस तरीके से दिखाई देते हैं। बच्चों ने अपने संग्रहण के लिए विभिन्न बीज और पत्तियाँ एकत्रित कर ली और वन भूमि सूखी पत्तियाँ ऊपर चलाना किसी स्पंजी गचीले पर चलने समान जैसा प्रतीत होता है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ का क्रियाकलाप है 17.3। चलिए, 17.3 में आपको क्या करना है, गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद उसमें सब्जी, सूखी पत्तियाँ, मिट्टी, सारी चीज़ें डाल देनी है। अब डालने के बाद उसे गर्म रखना है। अब देखिए, पहले ने पूछा वन में इतने सारे वृक्ष कहाँ से और वृक्ष को काट दे तो क्या होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया जैसे स्वपोषी, परपोषी मृतजीव जो हमने आगे पढ़ा था कि कोई मांस मछली खाते, कोई दोनों खाते, कोई, तो इन्हें सारी चीज़ें कहाँ से होगी। चलिए, वन में अनेक श्रृंखलाएं पाई जाती है जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जो हमने देखा कि यहाँ पे हमें बताया गया जैसे कि घास, कीट, मेंढक, सर्प, है ना, तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हमें रहते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं और उन्हें बताया गया कि आसानी से देखा जा सके। देखिए यहाँ पर, चलिए, अब जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा था तो हमें पता चल गया कि ज़मीन के सबसे नीचे हमें ये देखने को मिलती हैं, ह्यूमस कहते हैं। चलिए, अब आपने ह्यूमस के बारे में चैप्टर 9 में पढ़ा था। अपघटन,
अपघटन कहलाता है, मतलब उसमें जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उसे हम अपघटन कहते हैं। इस प्रकार से जैसे सूक्ष्मजीव अपनी भूमिका निभाते हैं और जानकारी मिलने से पहले ही जैसे उसे हटा दिया जाता है और कुछ देर बाद हमें खोजने पर ह्यूमस उपस्थित होता है ना, सुनिश्चित कर देते हैं, तो हमें ह्यूमस देखने को मिलता है। जब वन की कोई जंतु मर जाता है तो क्या होता है, टीबू ने उत्तर दिया, मृत जीवों को गिद्ध कौवा जैसे भोजन बनाकर खा लेते हैं। अब देखिए, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें समझाया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन, तो हमने ये पहले देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से काम करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे बताया गया है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जंतु और पादप किस तरीके से निर्भर होते हैं। तो ये हमने कक्षा 6 में जल चक्रण के बारे में पढ़ा था कि जल चक्रण किस प्रकार से होता है, हमें जल चक्रण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वनों के ऊपर निर्भर रहते हैं, औषधि के ऊपर निर्भर रहते हैं, है ना। बुझो एक छोटे झरने पानी पी रहा था तो उसने हिरण का एक झुंड वहाँ से कुछ दूरी पर देखा, तो कुछ देर बाद हिरणों की झाड़ी हो गए और उसी तरह ऊंची ऊंची घास दिखाई देने लगी। तो जिससे क्या होता है, जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, तो ये इनको अपना भोजन न बना लें, इसलिए ये लोग वहाँ पर छुप जाते हैं। चलिए।